ओके। साई प्रसाद ने कौन से शॉर्ट नोट भेजे तेरे भाई? सर लिविंग वर्ल्ड के। लिविंग वर्ल्ड के शॉर्ट नोट्स तूने भेजे? अच्छा, अभी मुझे देखना पड़ेगा फिर वो। लाइट कर दिए तुमने पापा? प्रदीप लाइट करिएगा। जोड़ के ओके। तेरे वजन जितना भेजा साई प्रसाद ने, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। चलो चलो चालू करते हैं अपना काम। सर अभी हम न्यू सर। अच्छा ओके, ठीक है श्रुति। कौन है न्यू सर? राहुल सर। हाँ हाँ ओके ओके, आई नो यू। गुड। अनन्या आ गई। अच्छा पढ़ा रहे हैं ना? हाँ सर, वो बहुत डीप पढ़ा रहे हैं। गुड। तो वैसे ही पढ़ाने का। कौन सा टॉपिक लिया है उन्होंने? लिविंग वर्ल्ड। वो बिग बैंग थ्योरी सिखा रहे थे कल, और आज उन्होंने किंगडम मोनेरा सिखाया। बिग बैंग थ्योरी 10th 12th में है बेटा, बिग बैंग थ्योरी। आज क्या पढ़ाया? सिर्फ नाम लिया था। हाँ उन्होंने सिर्फ नाम लिया था। अच्छा, सर और आज पूरा क्या पढ़ाया? सिखाया उन्होंने, कैसे कैसे बने ऑर्गेनिज्म। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है, वो 12th में है हम लोगों को। अच्छा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिया आज? यस सर, अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी किंगडम मोनेरा चालू किया। अच्छा ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अनन्या, क्या हो गया तेरे आवाज को? कुछ भी नहीं सर। ऑल ओके ना? हाँ सर, एवरीथिंग इज फाइन। सर न्यू टीचर औरंगाबाद के लिए? हाँ, उधर चालू किया है, देखते हैं। सर तो वुडरिज में भी आएंगे क्या सर? पता नहीं, दैट यू नीड टू टॉक टू द अथॉरिटीज। मुझे आइडिया नहीं है उसका। ओके सर। क्या सानिका आई है वाड़िम्बे? यस सर। हाँ है ना तू? यस सर, अंदर। ओके ओके चलो। अच्छा, अभी ये हम लोगों ने पार्ट पढ़ा था, लाइक यू नो दिस एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ हाउ दिस किडनी और रादर नेफ्रॉन्स will do the function of release of formation of the urine and then its release. So there are approximately 7 to 8 collecting ducts. Last time हम लोगों ने पढ़ा था, they will eventually form the ducts of Bellini. 7 से 8 मिलकर एक duct of Bellini बनता है. These ducts of Bellini will open into this small structure known as the minor calyx. Minor calyces of different pyramids will join to form the major calyx, and then major calyx will continue to form renal pelvis. तो ये renal pelvis बनाएगा। तो ये जो बड़ा सा ऐसा फनेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, so this is known as the renal pelvis. And then this renal pelvis will come out from the kidney. किडनी से ये बाहर आता है from this structure called as the hilum. तो ये hilum से बाहर आएगा as ureter. And then ureter continues with the single urinary bladder. So this is urinary bladder, and urinary bladder then continues and opens continues as urethra, and from urethra the urine will be released outside.
तो यूरिन बाहर चला जाएगा. सो बेसिकली दिस इज द फ्लो ऑफ यूरिन, कि यूरिन कैसे बनेगा और किस तरीके से वो बाहर आएगा. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. जब हम लोग नेफ्रॉन पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पे फिर से उसको रिवाइज करेंगे. नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स पढ़ने के बाद और अच्छे से आपको समझेगा. Okay, so this is how urine will be released out from the body. Now, expelling urine outside is called as micturition. So this is the terminology which we use. Okay, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? micturition. Micturition का मतलब आता है release of urine. जब हम लोग यूरिन को बाहर निकाल देते हैं बॉडी से, we call that as micturition. Okay, अच्छा, अब ये कुछ पार्ट्स है किडनी के. जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 वाला पार्ट, ये कौन सा है जो एकदम टिप पे है? What is it called as? Can anyone tell me? This number 1 portion will be called as what? Ducts of Bellini. Okay, or hilus? नहीं, सोफिया. ठीक है. Apex. ये कौन सा? Apex. Okay, or it is all, or it is basically renal papilla. Very good. ठीक है. And renal papilla will continue with the ducts of Bellini. Okay. तो सानिका ने जो बताया वो सही था. Then ducts of Bellini will continue with what? तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बन गए. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Minor calyx. Minor calyx. The minor calyx. Minor calyx will continue to form Major calyx. Major calyx. वेरी गुड. ये सारे मेजर कैलाइसिस एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे. तो व्हाट आर दे गोइंग टू फॉर्म? दे आर गोइंग टू फॉर्म द Renal pelvis. Renal pelvis. Correct. Why 4 renal pelvis, Sanjeevani? 4 renal pelvis, 5. अच्छा, नंबर डाल रही है तो. ओके ओके, गुड गुड. एंड द 5th one is, yes, correct. 5th one is ये वाला क्या है? So this is called as the ureter. Okay, तो इतना सिर्फ याद रखो कि this is how the urine will come out from the kidney. The one which is formed will be released out, right? ठीक है. अच्छा, अभी ना हम लोगों ने पूरा longitudinal section देख लिया किडनी का. ठीक है. But then what is the function of the kidney? किडनी का एक important function आता है, that is formation of the urine. ठीक है. So this is basically formation of the urine is the function of the kidney. Plus at the same time it also helps in osmoregulation. Osmoregulation का मतलब आता है maintenance of water and salt balance. श्रुति कौन सा previous slide? ये नहीं लिखना है. फर्स्ट वाला Don't write. सर, फर्स्ट वाला चाहिए. First वाला चाहिए. ये expelling urine out is called as micturition. लिख लो. डन सर. Okay. Fine. So the function of the kidneys is basically to form what? Function of the kidneys is basically to form the urine. Plus at the same time it will help in the osmoregulation. Osmoregulation. What is the difference between homeostasis and osmoregulation? They are interdependent. Meaning if osmoregulation is maintained, homeostasis will be maintained. Diya. So osmoregulation is basically water and salt balance. Correct? So it is called as the water and salt balance, and homeostasis is the steady state. ठीक है. होमियोस्टैसिस का मतलब आता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट. यानी हमारे बॉडी में कोई भी किसी भी तरीके का बीमारी नहीं होना चाहिए. सो इट इज नोन एज स्टेडी स्टेट ऑफ द बॉडी. Okay, so as I said, it is interdependent, meaning basically ये जो रहता है ना mechanism, that is osmoregulation, homeostasis is dependent on that. If the osmoregulation is affected, homeostasis will not be there. Aditya. Yes, sir. Sir, so this homeostasis, it is between the body and something other like environment. Environment के साथ ही होगा ना बेटा. Yes. बॉडी के अंदर irrespective of the environment, हमारे बॉडी के अंदर का जो स्टेडी स्टेट मतलब नॉर्मल हेल्थ, Yes. नॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी, दैट शुड बी मेंटेन ना. Yes, तो sir. उसके लिए वन ऑफ द मैकेनिज्म इज ऑस्मोरेगुलेशन. आई एम सेइंग वन ऑफ द बिकॉज़ देयर आर मेनी. Okay, sir. या ठीक है. चलो. So osmoregulation is basically the process of having a steady state.
No, osmoregulation is basically maintenance of water and salt balance, which is also essential for maintaining normal condition of the body. Correct? Yes, sir. Normal condition को maintain करने के लिए we need to maintain body temperature also. So osmoregulation is one of the factors Yes, for one of the factor for homeostasis. जैसे मैंने बताया होम्योस्टासिस के लिए मुझे और क्या चाहिए, होम्योस्टासिस के लिए मुझे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अलग मैकेनिज्म है. साइज कमी जास्त आहे का मग Done, sir. wait, just give me a minute. हाँ, क्या चाहिए? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए डू वी स्वेट? यस, ऑफ कोर्स, वन ऑफ द मैकेनिज्म इज स्वेट ना. बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेट आता है. अभी स्वेट कब रिलीज होता है? व्हेनेवर देयर इज समर, मतलब हीट ज्यादा रहता है एनवायरनमेंट में. सो हीट ज्यादा रहेगा तो नेचुरली बॉडी टेम्परेचर विल आल्सो बी मोर. So to reduce the body temperature, we need to release the sweat. So sweating mechanism. उसके साथ फिर there is another mechanism like blood circulation से body का heat distribution होता है. Metabolism, increased basal metabolic rate (BMR). So that is also one of the reason for maintenance of body temperature. क्योंकि metabolic reactions होते हैं तो बहुत सारा heat generate होता है ना इसके लिए. Okay? तो हम लोगों को ना अभी किडनी का longitudinal section होने के बाद we need to understand how these kidneys are functioning and what is the functional unit. Okay, so the functional unit here is known as the nephron, right? लेकिन नेफ्रॉन का काम क्या होता है? नेफ्रॉन का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. तो ये हम लोगों को अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? बट वॉट एवर यूरिन विच इज फॉर्म, how it is released out from the body, वो बॉडी से बाहर कैसे आएगा? So eventually it will enter into the ureter. Ureter से जाएगा urinary bladder, where it will be stored for some time, and from here it will be released into the urethra, where from the urethra it will be released out. So what ureter is? So ureter is nothing but a long muscular tube, ठीक है? जो चालू कहां से होता है? This will start from the renal pelvis. Okay, so it continues outside the kidney as through the renal pelvis. So it's a pair of tubes which are approximately 40 centimeters long. Okay, they are approximately 40 centimeter long, and then they will continue or they will arise from the hilus. अगर आप देखते हो ना तो ये वाला जो रीजन है, this region is known as the hilus or hilum. तो यहां से ये रिलीज होना, बाहर आना चालू हो जाएगा. Why is it stored? एक मिनट पीयूष बोलता हूँ. पीयूष ने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है मुझे, बट बिफोर दैट लंकेसर ग्रुप मीटिंग में आया तो उनको मैं थोड़ा पैनलिस्ट में भेज देता हूँ. प्लीज डोंट ड्रॉ दिस, मीनल. ओके, एक मिनट. हाँ, चलो, डन. Okay, so a pair of tubes which are approximately 40 centimeters in length arises, will come out from the hilus of the urinary bladder, hilus, and will continue till the urinary bladder. Okay? So the upper part is dilated, and this upper dilated part which is present inside the kidney, जो kidney के अंदर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call this as renal pelvis. तो renal pelvis is a structure which is like this. ओके, जो एक बड़ा सा ऐसा पेल्विक रीजन है, और उसके बाद ऐसे यूरेटर बाहर आएगा. सो विच यू कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. अमूली ने हाथ ऊपर किया.
क्या हुआ अमूली? Sir, what is the hilus? हाइलस इज दिस रीजन, ये जो रीजन दिख रहा है आपको किडनी का, दिस इज कॉल्ड एज हाइलस। लास्ट लेक्चर में नहीं थे क्या आप? किडनी का अंदर का जो ऐसा शेप होता है लाइक दिस, इफ द किडनीज आर लाइक दिस, सो यहाँ का ये जो रीजन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलस, जहां से ब्लड वेसल्स और यूरेटर ऐसे बाहर आएगा। ओके अमूली? Okay, sir. हाँ, बात करो समझ में आया तो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। नाउ यूरेटर ओपन्स इन द ब्लैडर एट लैटरल एंगल्स। अभी ये क्या होता है, जस्ट आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया कि लैटरल एंगल होता क्या है। एक मिनट। हाँ, ओके अभी इफ यू ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर वेरी क्लोजली, यूरिनरी ब्लैडर को अगर हम लोग एकदम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, तो आई विल जस्ट ड्रॉ इट हियर ओनली, यहाँ यहीं पे मैं निकाल देता हूँ। सो इट इज लाइक दिस। ओके, दिस इज हाउ द ब्लैडर इज। अभी क्या होता है ना, यूरेटर ऐसे ऊपर से आ रहा है, बराबर है, like this. Both the ureters are coming out from the kidneys and will now enter in the urinary bladder. But while it enters in the urinary bladder, it moves like this. मतलब ये थोड़ा सा ऐसा oblique हो जाता है, like this. And then it opens into the, so it opens obliquely, ऐसा obliquely open होता है, and then it opens into the urinary bladder. तो ये ऐसा क्यों है? Why is this structure like this? ये ऐसा ब्लैडर से इस तरीके से ऑब्लिकली ओपन क्यों होता है, एंड देन इट मूव्स अपवर्ड लाइक दिस। सो व्हाई इज दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट। नाउ क्या होता है, यूरिन विल स्टार्ट गेटिंग स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, बराबर है। यूरिनरी ब्लैडर विल वर्क एज अ टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन। तो ये टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन का करके काम करता है। नाउ एट द टाइम व्हेन द micturition, meaning when we start passing the urine, that time the bladder will contract. Now if the bladder contracts, there are chances that some amount of urine will re-enter in the ureter. So to prevent the backflow of the urine, Pradeep, लाऊं तक क्या प्रॉब्लम? So to prevent the backflow of the urine, urine वापस ureter के अंदर नहीं जाना चाहिए, that is why it will open obliquely. समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. Good. So that is the reason. तो ये ऐसे open होगा, ऐसे जाएगा और फिर सीधा ऊपर चला जाएगा. So that is the reason why it opens like this. अच्छा, अभी मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि why is it stored in the stored for some time? अभी इसका एक सिंपल, अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट इज स्टोर्ड फॉर सम टाइम? यूरिन स्टोर क्यों होता है ब्लैडर में? सर अगर स्टोर अभी में होगा, बना है स्ट्रक्चर, कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो चलो इसको काम पे लगा देते हैं, ऐसा है क्या? नहीं सर, सर अगर यूरिन बन रहा है, अगर उसे स्टोर नहीं किया जाए तो वह तुरंत रिलीज हो जाएगा। तो तुरंत रिलीज हो जाएगा, मतलब सोहम का ऐसा कहना है कि हम लोग कंटिन्यूअस वॉशरूम में रहेंगे फिर, है ना सोहम? यस सर। हाँ, तो ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। स्टोर क्यों होता है? बिकॉज, अच्छा, हाउ यूरिन इज फॉर्म विथ थ्रू द ब्लड, ब्लड से ही यूरिन बनता है, बराबर है। कंटिन्यूअस सर्कुलेशन चालू रहेगा और ब्लड से ही यूरिन बनना चालू हो जाएगा। सर्कुलेशन टू द किडनी इज अ नॉन स्टॉप प्रोसीजर। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, घूम रहे हो, बैठ रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, किडनी अपना काम चालू रखेगा, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, नॉन स्टॉप फिल्ट्रेशन चालू रहेगा। अभी नॉन स्टॉप फिल्ट्रेशन चालू रहेगा तो नॉन स्टॉप यूरिन बनेगा, नॉन स्टॉप यूरिन बनेगा। और अगर वो कंटिन्यूअसली ऐसे अगर आएगा बाहर, सीधा बाहर ओपन हो जाएगा विदाउट द ब्लैडर, तो मतलब थ्रू आउट डे एंड नाइट वी विल बी सिटिंग इन वॉशरूम एंड डूइंग सुसु। ऐसा होता है कि? लेकिन नहीं, इसके लिए ही इट इज टेम्पररीली स्टोर्ड इन द ब्लैडर। ऐसे ही बॉडी के अंदर ऑर्गन्स नहीं बने हैं, ठीक है, उसके लिए भी रीजन है। ओके, अच्छा, 1-2 मिनट जरा रुको, तब तक ये आप इंफॉर्मेशन लिख लो।
ओके ये वाला पार्ट जो हमने लिखा है वो सामने वो लिख लो जरा, 1-2 मिनट। आई एम स्टॉपिंग दिस लेक्चर फॉर 2 minutes. Yes, sir. हाँ, so I hope everyone has understood the position of the ureter, कि why ureter is like this, ठीक है? So that is the reason why ureter will open into the bladder in this manner, right? अच्छा, as I said, it's a muscular tube. ये एक simple muscular tube है. So naturally, any tube, अभी हमेशा याद रखो ये चीज, any organ which is tubular, हमारे बॉडी में कोई भी ऐसा ऑर्गन है जो ट्यूब से बनता है, it has only one movement and that's called as peristalsis. समझ में आ रहा है? ठीक है? So there is only one movement which is in rhythmic contraction and relaxation. जैसे for example digestive system, alimentary canal shows peristaltic movement, ureter shows peristaltic movement, fallopian tube in the female reproductive system shows peristaltic movement. तो कोई भी organ जो tubular है, जो ट्यूब की तरह होता है, that will have peristaltic movement. तो यहाँ पे भी क्या होता है, यूरिन भी peristaltic movement से नीचे आता है. यानी ऐसा नहीं कि ग्रेविटी है तो पर करके पक करके नीचे गिर गया, ऐसा नहीं होगा. ठीक है? So it will be pushed down with the peristaltic movement and then eventually it enters into the urinary bladder. ठीक है? Now this, yes सोहम. सर अगर ग्रेविटी से वो नीचे आ सकता है तो फिर उसे पुश करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ग्रेविटी से नीचे नहीं आता है. पर क्यों सर? क्योंकि ट्यूब बहुत छोटा है और वो मसल्स का बना हुआ है. पीवीसी पाइप होता तो बात अलग थी. समझा ना? Yes, sir. मसल्स का बना हुआ है ना बेटा, तो मसल्स में इतना ल्यूमेन एकदम क्लियरली डिस्टिंक्टली अवेलेबल नहीं होगा और वो ट्यूब एकदम छोटा है, तो इसके लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पुश करने के लिए. यस सर, समझा. चलो हो गया लिख के आनंद? नो सर. अरे तू आनंद है. बॉडी के अंदर कहीं पे भी ग्रेविटी कम नहीं करती. हाँ वाह वाह, इशिता का सही है स्टडी. बॉडी के अंदर ग्रेविटी कहीं भी काम नहीं करती. ऐसा नहीं बोल सकते ग्रेविटी काम करता है, बट इट रिक्वायर्स लाइक यू नो असिस्टेंस होता है ना ये, क्योंकि स्ट्रक्चर्स ही वैसे बने हैं हमारे बॉडी के अंदर. अदरवाइज खाना अगर जाता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की जरूरत ही नहीं होती अगर ग्रेविटी, क्योंकि मसल्स इतने टफ होते हैं ना, तो वो खाना अंदर ऐसे चिपक जाएगा, लेकिन उसको पुश करना पड़ेगा सो दैट इट विल बी रिलीज्ड आउट इनटू द स्टमक. ओके सर. हाँ चलो हो गया ना? नो आदित्य ड्रॉ मत करो बेटा ये कुछ भी. Okay, next one is the urinary bladder, another important structure called as the urinary bladder. Acha, why I'm saying important structure? Because this is the one which stores urine for some time before it is released out from the body. Now, this is the actual anatomical position. अगर आप देखोगे तो look at the size of vena cava and look at the size of aorta. And as you can see here, pelvic region में aorta divide हो रहा है to form femoral artery, और ये नीचे से है ना, ये आर्टरी ये ओपनिंग से जाता है पैर के अंदर. ठीक है, ऐसा ओपनिंग है पेल्विक बोन में और वहां से ये पैर के अंदर चला जाएगा. एंड समवेयर हियर इन द पेल्विक रीजन यू विल फाइंड दैट यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट. राइट, दिस इज द रेक्टम. ये रेक्टम है. ओके, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है. फीमेल में यूरिनरी ब्लैडर के रादर यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में रहता है यूटेरस. In case of females, so uterus is present between the bladder and the rectum. Okay, male में bladder is in front, rectum is behind. So that is the exact position. So urinary bladder is present in the pelvic cavity behind this joint known as pubic symphysis or symphysis pubis. यहाँ पे एक joint बनता है ना, ये वाला जो bone होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं pubic bone. Okay, so यहाँ पे ये joint बनता है तो इसको नाम दिया है pubic symphysis. Right, so it is present behind the pubic symphysis. So that is the exact position of the urinary bladder. हो गया लिख के? नो सर. Done, sir. Okay. Now, if we see a urinary bladder from inside, अंदर से अगर हम लोग urinary bladder को देखते हैं तो as I said it's a
hollow and muscular organ made up of specialized muscles. ठीक है, so it's a piriform or pear shaped structure and it is muscular organ made up of smooth muscles. Now these are the specialized muscles which forms this entire bladder. This specialized muscle is known as the detrusor muscle, okay, which has the capacity to distend. So it is highly distensible, highly distensible type of organ. Distensible मतलब बड़ा हो सकता है, एकदम स्ट्रेच होता है. So it is basically a highly distensible type of a organ. Now जैसे हम लोग सारे organs का देखते हैं कि every organ from inside will have the lining of epithelial tissue, वैसे यहाँ पे इसका भी इंटरनल लाइनिंग रहेगा एपिथेलियल टिश्यू का. लेकिन ये ऑर्गन डिस्टेंड हो रहा है, मतलब ये ऑर्गन का साइज बड़ा हो रहा है, तो नेचुरली द एपिथेलियम विल आल्सो बी स्ट्रेच्ड, करेक्ट. So there also it requires specialized epithelium known as transitional epithelium or also known as the stretch epithelium. ठीक है, so it is called as either transitional epithelium or stretch epithelium, ताकि जब ब्लैडर स्ट्रेच हो तो उसके साथ एपिथेलियल लाइनिंग भी स्ट्रेच हो. अदरवाइज अंदर का एपिथेलियल लाइनिंग फट जाएगा if the bladder is stretching because of the accumulation of the urine. So naturally epithelial lining, if it is not distant or not stretchable, then it might break. लेकिन वैसा होता नहीं है. समझ में आ रहा है सबको? So it's a type of specialized epithelium found in our body, in certain parts of our body, called as the transitional epithelium or stretch epithelium. ठीक है? Is it clear? ये detrusor का मीनिंग है. detrusor का मीनिंग आता है to throw out. Sorry. पूजा मैडम. सर इधर डिट्रूजर का जो मीनिंग दिया है थ्रोन आउट, और आपने बताया हाईली डिस्टेंसिबल, तो हाँ, तो डिफरेंस क्या कॉन्ट्रैक्ट भी है? होगा ना, वो जितना डिस्टेंट होगा उतना कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, तभी तो यूरिन बाहर आएगा. नहीं तो यूरिन कैसे बाहर आएगा? तो आपने उसी वर्ड का मीनिंग बताया ना. डिस्टेंस नहीं, वर्ड का मीनिंग नहीं है. डेट्रूजर मसल का कैरेक्टर बताया मैंने. मसल्स कभी भी स्ट्रेच नहीं होते हैं. हमारे बॉडी में कोई भी मसल देखो स्ट्रेच नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बराबर. यस सर. लेकिन ये मसल ऐसा है जो स्ट्रेच भी होता है. कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है लेकिन स्ट्रेच भी होता है. सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मसल. और मीनिंग उसका होता है थ्रो आउट. थ्रो आउट मतलब क्या है? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाहर क्या आएगा? यूरिन. वेरी गुड. सो यूरिन इज थ्रोन आउट. सिंपल. यस सर. श्रावणी, वो रूगे लाइक फोल्ड्स यानी वही एक तो मसल का खासियत है ना. व्हेन द मसल स्ट्रेचेस इट रिक्वायर्स सरफेस एरिया, राइट? सो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया दोस इनफोल्ड्स आर देयर इनसाइड. ओके, चलो गुड. संजीवनी को लास्ट स्लाइड, कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए संजीवनी आपको? ये हो गया संजीवनी? चलो ये लिख के हो गया आपका? Yes, sir. हाँ, सबका हो गया क्या? कि सिर्फ Yes, सानी sir. का? हाँ. अमन इज आस्किंग सर आपके पास असली किडनी है क्या? हाँ है ना, बॉडी के अंदर है. दो है असली किडनी, और वो भी ये ले लोहिता. यस लोहिता. लोहिता ने हाथ ऊपर किया. ओके. सर ट्रांजिशनल का मीनिंग ही स्ट्रेच होता है ना. हाँ, और स्ट्रेच एपिथेलियम. डिसेक्शन नहीं, किडनी का डिसेक्शन ऐसे होता नहीं है. वी डोंट डिसेक्ट किडनी. इवन मेडिकल कॉलेज में भी उसकी जरूरत नहीं होती है.
ओके, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ये सब चीजें नहीं पढ़ते हैं हम लोग, उसके आगे का पढ़ते हैं ना, इसके लिए। अब ये कौन है मास्टर क्लास? अच्छा हाँ, ओके। Done, sir. लेक्चर में कभी रियल हार्ट, किडनी, स्टमक ऐसे कुछ दिखाना। वाह, श्रावणी भी ना, रियल हार्ट। अरे मैंने आपको बाईपास का सर्जरी नहीं दिखाया ना? नहीं सर। चलो एक मिनट, मैं चेक करता हूँ, अगर रहेगा तो इमिडिएटली दिखा देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। So there's the human heart. And you can दिस इज अ सर्जरी, बाईपास सर्जरी का वीडियो है। हाँ, ये कोई अगर नहीं देख सकता है तो प्लीज थोड़ी देर के लिए स्क्रीन बंद रखना। see it beating away. Doesn't like to be displaced too much when it's working. That's one of the reasons why we go on the heart-lung machine. And so now we'll put some sutures in the heart. Steel clip. Steel clip. To make sure that nothing bleeds, because once we give the patient a dose of a large anticoagulant medication called heparin, nothing will clot anymore for a while. So we want to make sure that we've got good clotting now. Check that little spot, that was a little hole I put in there. That's where the connection of the vein, the IM vein was to. Okay. Now we're almost ready to begin operation. We have one or two more things to do. We have to put some stitches in the heart to hold the tubes that we'll use to go on bypass. Here we have the vein that our physician's assistant removed from the patient's leg. And you can see it's a beautiful little pipe. See, this is the artery, or rather you can say a vein, which will be replaced, meaning bypass में ये vein artificially it will be put into the heart, right? तो ये उसके पेशेंट के बॉडी से ही निकाला हुआ है, एक्सेसरी बोलते हैं उसको। Out of which we can make a conduit that will carry blood from the patient's aorta past the blockage in the coronary, and so the blood can get into the heart muscle and keep it alive. Very important that this be perfect. In this patient, because he's a relatively young person, here's the other chest wall artery. One of them is still attached in the chest, and we'll use it like that. This is the other one. So he has a beautiful internal mammary structure here that we can make a great graft for him. The reason these are superior is because they start out life as an artery and continue being an artery, whereas the vein grafts from the leg start out life being a vein, a low pressure structure, and then have to be recruited to be an artery. And most of them do well, but some of them don't like that. So now we're going to install the tubes for going on the heart-lung machine. Now you can see the heart's beating, and you see this tube's got nothing in it, but in a moment we're going to start the pump and let blood be sucked out of the patient into the pump, and then it'll come back here. And you'll see the heart will just sort of go down like a balloon with the air going out of it. Go ahead on bypass, please. So you can see this one turning red. Now blood. See, now what they are doing is there is a bypass surgery. अभी ये सर्जरी में क्या करना पड़ता है? Artificially you need to implant a artery, replacement करना है ना? तो अगर हम लोग गाड़ी का इंजन चालू करके डायरेक्ट उसके ऊपर, इंजन के ऊपर काम कर सकते हैं क्या? नहीं ना।
तो वैसा यहाँ पे भी होता है कि हार्ट को पहले बंद करना पड़ेगा. सो व्हाट इज बीइंग डन हियर इज, अगर आप ये ट्यूब देखते हो पहले एम्प्टी था, अभी यहाँ पे पूरा ब्लड भरा हुआ है. सो द एंटायर सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट इज पुट ऑन द मशीन. मतलब आर्टिफिशियल मशीन रहता है. सो बेसिकली हार्ट लंग मशीन बोलते हैं उसको. Correct. So the patient will breathe through that machine only, and the circulation to the other parts of the body will take place through that same machine only. So that now the heart will stop. तो अभी आप देखोगे ना कि धीरे 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 ये से पूरा आदित्य जैसा हार्ट काम करता है ना, लंग्स काम करता है, वैसा ही वो मशीन होता है, सेम. सो इट्स कॉल्ड एज हार्ट लंग मशीन. ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड बराबर वो चालू रहेगा. ओके, तो अभी नाउ यू विल सी दैट द हार्ट इज नाउ गोइंग टू स्टॉप. बंद हो जाएगा हार्ट, फिर उसके ऊपर ये लोग सर्जरी Won't go through these plastic tubes for a long period of time because they're not made out of the same things we're made out of. And Now you over a can period see of them. time, it denatures blood to go through plastic tubing. You can see the movement is And that's stopped. one of the reasons why the coagulation mechanism is so altered by cardiopulmonary bypass. Now you can see the heart's much smaller than it was, and it's not doing anything. It's not pumping now. Our perfusionist, the gentleman who's running the pump, is doing all the pumping. The heart's just sitting there. So aortic cross clamp, please. Now would be as good a time as any to put it to sleep for 45 minutes or an hour while we correct what's wrong. And we're going to stick this needle in the heart, in the aorta, to give the heart a drink of very, very cold blood that'll make it stop moving. Meanwhile, it doesn't hurt it very much for an hour. Just please up. So now if you watch here, you'll see the heart gradually stop beating. Three hundred. You see how its beat is gradually becoming weaker as it cools off? Oh, it's all right. Thanks. Just about off now, just about stopped. So now we're going to make sure the heart is extra cold because the cold protects it from deterioration, just like the refrigerator protects what's in it from deterioration, just by slowing down the processes of metabolism. Okay, well, we've made 3 of the hookups between the small grafts that we have and the patient's coronary arteries, and here's one that you could see easily with the camera, so I saved this one for you to try to show you. You can see the heart is stopped, and I've made a little hole in an artery right here. You can see the size of it. They're not big. And this artery is totally blocked. This is the great big artery in the front of the heart, and it's totally blocked. But fortunately, it happened slowly enough so that this nice man was able to make collateral circulation that was able to bring just enough blood flow to keep this part of the heart alive. Symptoms are very variable in patients with coronary disease because our inner structures were never meant to tell us precisely what was going on with us. Nature saved that for our outer structures. And if you'll notice, the heart's just beginning to wiggle a teeniest bit. That's because over time, we've given the heart additional bits of blood to keep it cold, but the blood, when it warms, has enough oxygen so that the heart wiggles just ever so slightly, and that's called ventricular fibrillation. Of course, if it happens when you're not on the heart-lung machine, you're dead. But in the operating room setting, this has no meaning now other than the fact that the heart's moving just a little bit. And within just a few minutes, what I'll do is give the heart another bit of cold blood to hold it still while we do the last little bit of this operation. How long have we been clamped, bud? Only 47. So we've had the heart stopped for 47 minutes now. Pretty routine amount of time to do this operation. When we finish these 4
this fourth of 4 bypass grafts, we're going to have to sew a couple of them to the aorta, which will take about another 10 minutes. And then the central portion of the operation will be completed. We will have brought some new blood supply down to this muscle so that it can be able to continue to do the job of supporting this man. I frequently tell patients it's just like a car engine. If you stop giving it gas, it'll stall. And it won't stall next week. It'll stall as soon as it stops getting enough gas. It has no option. It's a machine. This is the last of the 6 anastomoses that we're going to make. It takes 10 or 12 minutes per anastomosis in general to do one of these. So we'll have the heart stop between 60 and 72 minutes, something in that range is about average for these. It's already beginning to wiggle around a little bit. Time to wake up, do the work. Now you can see the lungs coming into the field. सर हाँ, वो एक डॉक्टर के हाथ में स्टार्टिंग में जो ऐसे पाइप लाइक एक था वो क्या था? किधर? स्टार्टिंग में था सर. Now you can see the lungs coming into the field on the right as the anesthesiologist reinflates the lungs in preparation for getting the heart going again. Do you see those pink things on either side? ये lungs You है. can see from the quality of these lungs that this ये man जो is दिख not रहा है a ना बड़ा smoker. बड़ा, ये lungs है, flaps. Clamp is. So now by removing this clamp that you see here, Clamp निकाल we दिया will ना let तो blood heart get के back to अंदर the blood heart. गया तो pumping चालू हो जाएगा अभी. And you see the heart is just beginning to wiggle again a little bit. Again the heart has started pumping. These little worms that you see here, basically, here, if you will, are the bypass grafts. सर ये जो अभी हाथ में ना वो लेफ्ट वाले डॉक्टर के वो. So even Suction. within a few seconds, the heart starts beating Suction again. pump होता है जो And blood the reason, of course, fluid is निकालने that के लिए अंदर से. that's what it does. Okay, we've been on bypass about 75 minutes, 80 minutes, an hour and 20 minutes maybe. Is that right, Butch? How long have we? 79 minutes. And the heart's beating again. Given it about 5 minutes to recover from being stopped, and it looks wonderful. So lungs on, please. Okay, ventilator on. See how lungs are moving. Okay, Butch. Give him some See how volume. the lungs are moving. So now our perfusionist is going to start transferring blood from the patient's from the pump to the patient, so the patient can do the job of pumping for himself again. And we can watch this all occur on our monitors. We can watch and see how the heart's doing, see if it's happy with its new blood supply. You can see that things are bleeding. Can you see the In the movement course of of the the 80 lungs? minutes, the perfusionist has been pumping blood at the rate of about 4 quarts a minute into the patient. So in 80 minutes, 320 quarts of blood have been pumped into this patient. Now the patient only has about 5 quarts in him, so obviously the patient's blood has been run through the pump 60 or 80 times during this period of time. Down and off, please. Function looks good. I don't see any yet. Thank you. 9:59. Down and off. So during that period of time, the patient has experienced 2 significant stresses. One is just the trauma of operation. Tubing clamp, please. Your arterials clamp. And that would be the same if in any big operation. And as I may have pointed out elsewhere, 3/8 half, please. Surgery is just a certain way a controlled injury that has a therapeutic aim, but having your chest open like this is stressful, and it results in a clotting mechanism संजीवनी that to over the next restore few the days blood gets supply more ना. active. अभी वो सारे tubes निकाल देने हैं ना, so that the heart will start functioning on its own. और वो drainage है, वो drain. 4 ORB proline, please. So The that will second be great kept on stressor, Sunday. besides just the stress of trauma, is the fact that his blood has gone through the pump
many, many, many times in the last hour and 20 minutes. And of course, that has an effect रिब केज की on the तरफ way the कट किया है ना, proteins ये work, बड़ा on सा the way the क्लैम दिख रहा है platelets आपको work, स्टील का, on the way red cells तो work, लगाया on the way गया, everything works. And this effect is obviously not going to रिब go केज away in को the कट next 10 करके उसको minutes. It's स्प्रेड going to किया है. hang around for days as he readjusts so that platelets, which are elements that help the blood to coagulate, have been reduced by having been run through the pump and been bunched up against plastic for the last hour and 20 minutes. On the other hand, when they're stressed like this, they're activated, so it's not possible to know right now whether he'll be hyper or hypocoagulable in theory. In practice, the way we do our cases here, the patient will be hypocoagulable. That is, he won't coagulate blood as well as he did before we started this case. You could think of it because we've beaten up his coagulation mechanism somewhat. On the other hand, in the next few days, the effect of trauma will have its effect and make his coagulation mechanism hypernormal. So in the first few days after operation, there'll be a huge transition. And that's what makes it so difficult to predict exactly how he's going to be. Done. खुश, मजा आया? यस Yes, सर. sir. गुड. चलो अभी किडनी की तरफ बढ़ते हैं. But this is how those who wants to become a cardiologist, उनके लिए कि ये इस तरीके के सर्जरीज भी शायद आपको इन फ्यूचर करने पड़े. सर बाईपास सर्जरी क्यों करते, प्रॉब्लम क्या रहता है उसके? बोलता हूं मैं. तो ये जो है ना, अच्छा स्टिचेस के बारे में कोई तो भी पूछ रहा है, तो दिस पीयूष वो जो थ्रेड यूज करते हैं ना, दैट इज डिसॉल्वेबल थ्रेड, मतलब वो बॉडी के अंदर टिश्यूज में डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, सपोज अगर ये एक टिश्यू है, ये दूसरा टिश्यू है, और यहाँ पे मैंने ऐसे स्टिच कर दिया ना, तो जैसे ही टिश्यू एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा, दिस पर्टिकुलर थ्रेड विल गेट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व. ओके, तो ऐसा होता है. किडनी ट्रांसप्लांट का अभी इमीडिएटली नहीं है, बट आई विल ब्रिंग इट फॉर यू, डोंट वरी. दैट्स अ स्पेशल मटेरियल एक्चुअली. क्या बोलते हैं उसको, देयर इज स्पेसिफिक नेम ऑफ दैट मटेरियल जो प्रोटीन से ही बनता है. वो जो थ्रेड बनता है ना, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल से ही बनता है, तो उसका अलग नाम है, भूल गया अभी मैं वो. बट इट्स अ स्पेशल प्रोटीन व्हिच गेट्स डिसॉल्व्ड इन आवर बॉडी. वो एक्सटर्नल संजीवनी, अभी आजकल वो बंद हो गया स्टिचेस निकालने का वाला. बॉडी के सरफेस पे अगर आप स्टिचिंग होता है ना, तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपको ये करना पड़ता है, निकालना पड़ता है. बट नाउअडेज दैट प्रैक्टिस हैज स्टॉप्ड. बाईपास क्यों करना पड़ता है? तो सपोज लाइक यू नो वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट हियर, ओके, लाइक दिस, फाइन. नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज अगर एक कोरोनरी आर्टरी है, ये ऐसे ब्लड सप्लाई कर रही है, ऐसे ब्लड सप्लाई कर रही है, ऐसे ब्लड सप्लाई कर रही है, ऐसे आ रहा है सब जगह. ठीक है, एंड वी फाइंड दैट दिस आर्टरी हैज अ ब्लॉक हियर आल्सो, हैज अ ब्लॉक हियर आल्सो, एंड हैज अ ब्लॉक हियर आल्सो. तीन जगह पे ब्लॉक्स है. तो ऐसा हो सकता है कि अभी यहाँ पे एंजियोप्लास्टी नाम का प्रोसीजर पॉसिबल ही नहीं है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा ब्लड सप्लाई इधर का भी बंद हो गया, इधर का भी बंद हो गया, इधर का भी बंद हो गया ना, तो ये सारे टिश्यू को आपको ऐसे बाईपास करना पड़ेगा लाइक दिस, सो दैट दिस न्यू आर्टरी विल स्टार्ट गिविंग ब्लड सप्लाई टू दिस टिश्यू. तो हमने क्या किया, ये जो जितना भी ब्लॉक्ड एरिया था उसको हमने बाईपास कर दिया. समझ में आया? इसके लिए बाईपास की जरूरत पड़ती है जहां पे एंजियोप्लास्टी या और कोई टाइप का प्रोसीजर इज नॉट पॉसिबल. If Yes, there sir. is leak, blood will be in body. Yes, yes. If there is a leak, Dipankar, there will be, but generally ऐसा होता नहीं है. सर एंजियोप्लास्टी क्या रहता है? एंजियोप्लास्टी इज अ प्रोसीजर जहां पे ना आर्टरी के अंदर एक छोटा सा स्टेंट डाल दिया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आर्टरी है, सपोज दिस आर्टरी गेट्स ब्लॉक्ड हियर, ऐसा ब्लॉक हो गया आर्टरी को, तो यहाँ पे ना ये ब्लॉक को पहले रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बलून.
यानी आर्टरी के अंदर बलून को डाल के, एक छोटा सा बलून रहता है, उसको ऐसे डाला जाता है, फिर ये बलून को हम लोग ऐसा इन्फ्लेट करते हैं, ऐसा बड़ा करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, जो क्लॉट था, वो पूरा यहाँ पे और इधर ऐसे जमा हो जाता है, मतलब ये क्लॉट अभी यहाँ से चला गया ना। वंस दिस क्लॉट इज गॉन, जब ये क्लॉट यहाँ से चला जाता है तो मुझे वो बलून को डिफ्लेट करना पड़ेगा और ये पूरे स्टेंट को बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन उसकी वजह से क्या हो सकता है, देयर विल बी कोलैप्स फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड। तो वो कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए ना यहाँ पे एक ऐसा स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर डाल दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेंट, सो इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स। तो ये स्टेंट डालने के बाद इसको हम लोग निकाल देते हैं। सो दैट्स अ ट्रीटमेंट फॉर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक्स। सर जब वो बलून हम फुगाते हैं उधर, तो वो जो एक्यूमुलेशन रहता है वो निकल जाता है या वहीं पे कंप्रेस हो नहीं, जाता है? वो यहाँ पे कंप्रेस हो जाता है इन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, निकलता नहीं है वो। कुछ कंडीशन में निकल सकते हैं, कुछ कंडीशन में नहीं निकलता है। सर अगर मतलब उसे ऐसा कट करके वो टोटली नहीं रिमूव कर सकते? नहीं, क्यों? क्योंकि आर्टरी का साइज छोटा है। आर्टरी कट हो गया तो क्या करोगे? यस सर। ठीक है, चलो सर, ये मतलब वो उतना टिश्यू को निकाल देते हैं, हाँ, यानी निकाल नहीं देते टिश्यू को, लेकिन वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर देते हैं आर्टरी के अंदर। ओके, सो बस ऐसे एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर होता है, विच इज अ ट्रीटमेंट फॉर ब्लॉक्स, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक्स। बाईपास कर दिया मतलब नहीं, बाईपास कर दिया मतलब आपने नया आर्टरी डाल दिया, निकालना कुछ नहीं है, नया आर्टरी डालना है जो पूरे टिश्यू को बाईपास कर दे। इट्स लाइक दिस ना, सपोज अगर ये कोरोनरी आर्टरी है, इसकी ये एक ब्रांच है, इसकी ये एक ब्रांच है, ये तीसरी ब्रांच है, लाइक दिस। सपोज ये ब्रांच भी ब्लॉक्ड है, ये ब्रांच भी ब्लॉक्ड है और ये भी ब्लॉक्ड है, तो मुझे इनको सबको बाईपास करना है। तो ये ब्लड यहाँ से यहाँ तक आएगा, लेकिन इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो आई एम गोइंग टू बाईपास ऑल दिस। तो ये इधर अटैच करेंगे, फिर ये इधर अटैच करेंगे, फिर ये इधर अटैच करेंगे, तो ये हो गया बाईपास। तो हमने ये ब्लॉक्स को ही बाईपास कर दिया, समझा? सर ये जो आर्टरी बनाई जाती है वो प्लास्टिक की रहती है? नहीं नहीं, वो पेशेंट के बॉडी से ही निकाला जाता है। पैर में एक्सेसरी होते हैं, वेन्स होते हैं, आर्टरीज नहीं होते, तो वो उससे बनता है वो, या फिर आर्टिफिशियली भी आते हैं, लेकिन रेयरली यूज होता है। स्टिचेस आई थिंक इन द रेंज ऑफ 15 to 20 होता है, एग्जैक्टली इन द मिड थोरैसिक रीजन, 15 to 20 स्टिचेस। चलो आगे बढ़ते हैं किडनी की तरफ और यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। अभी स्पेशलाइज्ड मसल होता है कॉल्ड एज डेट्रूजर मसल। नाउ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द किडनी विल हैव दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हियर, ओके, अ ट्रायंगुलर शेप्ड मसल एज यू कैन सी हियर, राइट? यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप्ड मसल होता है, दिस इज नोन एज ट्राइगॉन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द ट्राइगॉन। And as I said earlier, the oblique course of the ureter will prevent a backflow. The amount of urine which can be stored here is in the range of 500 ml to 1 liter. इतना तक हम लोग रुक ही नहीं सकते हैं. By the time the bladder is 300 ml full, we start getting urge to pass urine. ठीक है, तो वो सेंसेशन आना चालू हो जाता है that we need to release the urine out. लेकिन कंटिन्यूस काम चालू रहेगा, और अगर हम लोगों ने यूरिन को बाहर नहीं निकाला तो ये भरते जाएगा। बट बाय द टाइम इट रीचेस 500 to 600 ml, you cannot even withstand because it starts paining. तो ब्लैडर क्या करता है, कॉन्स्टेंटली वो स्टिमुलस भेजते रहेगा ब्रेन को, so that you know the brain will take the necessary action and the urine will be released out. राइट, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज हाउ द यूरिनरी ब्लैडर कैन बी अंडरस्टूड। दिस इज नोन एज एनाटॉमिकल कैपेसिटी, ठीक है, एनाटॉमिकल कैपेसिटी, दैट इज द आइडियल कैपेसिटी। फिजियोलॉजिकल इज दिस, मतलब एक्चुअल, दिस इज आइडियल, दिस इज एक्चुअल। आइडियल द वन विच इज टिपिकल, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी कितना रहेगा वो, ओके। सो ऐसा ये यूरिनरी ब्लैडर।
अभी यूरिनरी ब्लैडर से द यूरिन विल एंटर इनटू द यूरेथ्रा, फिर चला जाएगा यूरेथ्रा के अंदर. नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन फाउंड इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ओके, अच्छा यूरेथ्रा को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो यू विल फाइंड दैट इट हैज टू स्फिंक्टर मसल्स. One is the internal sphincter, another one is external sphincter. Now this is urethra of the female. The size of the urethra in female is small and size of urethra in males is large. Okay, so it starts from the urinary bladder and then opens outside. As I said, in case of male, the length of the urethra is 20 centimeters, and in case of female, the length of the urethra is just 4 centimeters. Okay, so that is how it is seen. But as I said, urethra will have two muscles. One is known as the internal sphincter, another one is known as the external sphincter. Usme se it is longer in males, again due to the presence of a copulatory organ called as the penis. तो उसकी वजह से इसका length बढ़ जाता है, right? So it becomes almost 20 centimeters. As I said, urethra will have two sphincters. One is called as the internal sphincter, the other one is external sphincter. Now, थोड़ा ध्यान दो. Internal sphincter is not under our control, so it is involuntary, right? So these are the sphincter muscles which are made up of circular bands. उसमें से internal sphincter is going to be involuntary, right? Having smooth muscles, whereas external sphincter is going to be voluntary, having skeletal muscles. Now, because this is internal sphincter is involuntary, so naturally if the bladder starts getting full, अगर capacity बहुत ज़्यादा अगर होने लगा, मतलब bladder में urine बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा, say around 400 or maybe 500 or maybe 600 ml, इतना जब ये bladder full होना चालू हो जाएगा, then the internal sphincter will open. क्योंकि involuntary है ना, तो ये सीधा open हो जाता है. And then the urine starts dribbling down. But as I said, external sphincter is voluntary. So this is under our control. तो हम लोग जो urine को रोक कर रखते हैं ना, it is basically because of this external sphincter. लेकिन फिर यहाँ पे urine तो जमा होते जाएगा ना, मतलब urethra का भी साइज धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, swelling होते जाएगा. And then there will be pressure on the external sphincter. तो सपोज 600 ml की जगह ये यूरिन 700 ml हो गया, तो ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी हमारे कंट्रोल के बाहर चला जाता है, एंड देन इट विल आल्सो गेट रिलीज्ड एंड द यूरिन विल बिकम इनवॉलंटरी. प्रदीप पाहिजे? प्रदीप So basically the urine becomes involuntary here. Make me the panelist. कितने लोग आ रहे हैं पैनलिस्ट के लिए? तनुजा मैम हाथ ऊपर करो. एक मिनट. ओके, हाँ, क्या चाहिए अभी आप लोगों को? लास्ट स्लाइड. कौन सा लास्ट स्लाइड रे? ये वाला? दिस वन? डन. अच्छा, इसके पीछे का कौन सा? ये दिस वन? ये से स्विंक्टर वाली भी स्लाइड दिखाता हूँ. डन. सानी का हो गया. राजे गोरे. ये स्फिंक्टर का लिख लो.
आप लोग लिखो, मैं आया 2 मिनट में। ओके, डन हो गया। चल आगे बढ़ते हैं। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। खुशी, खुशी ने हाथ क्यों ऊपर किया? यस, डन। अरे और कौन है? लोहिता। Okay, so basically internal sphincter is involuntary, so not under our control. External sphincter is voluntary, under our control. Okay, once the bladder attains its maximum capacity, the internal sphincter will open so that the urine will start getting dribbled down into the urethra, and then if the capacity exceeds beyond the capacity of the external sphincter, then it will also open and the urination will be involuntary. Okay, so function of the urethra. अच्छा, male reproductive system में urethra will have two functions. कौन सा? सबसे पहला function आता है to carry urine, and the second function is to carry semen. Semen is the reproductive fluid. So in case of male, the urethra carries both urine as well as semen, and because it carries both this urine and semen, therefore known as urinogenital duct or urinogenital tract. ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड यूरेथ्रा का काम रहेगा टू कैरी सीमेन. सीमेन इज नथिंग बट द रिप्रोडक्टिव फ्लूइड व्हिच कंटेन्स द स्पर्म. एंड किडनी सिस्टम से रिलेटेड काम रहेगा टू कैरी द यूरिन. सो दैट इज हाउ द इट इज नोन एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट. वेयरएज इन केस ऑफ फीमेल इट कैरीज ओनली यूरिन. ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ यूरिन आउटसाइड द बॉडी is the function of urethra. So what is the function of the urethra? It is nothing but release of urine outside. ठीक है, is the function of urethra. I hope everyone is getting this. सबको समझ रहा है? Yes, sir. हाँ,
चलो आगे बढ़े. यस सर. Okay. Now, so we have completed the entire excretory system. तो सारे के सारे structures हम लोगों ने देख लिए excretory system के, how this excretory system is and how it's going to work, right? Now हम लोगों को देखना है the actual functional unit and its structure. The functional unit which is present within the kidney is known as the nephron, and the nephron looks something like this. ठीक है? Nephron, which is also known as uriniferous tubule. Okay, it is also called as the uriniferous tubule, right? So that is the other name for the nephron. So let us understand the structure of the nephron कि क्या होता है, कैसे होता है. Now, nephron is considered as the basic structural and functional unit of the kidney. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किडनी का फंक्शन होता है filtration of the blood and formation of urine. So the filtration of the blood and formation of the urine will be done by the nephron. So that is why nephron is considered as the actual functional unit. तो ये हमारे किडनीज का, हमारे सिस्टम का functional unit है. ठीक है, right? Now, nephron will have different parts. So the length of the nephron is basically 3 centimeters. So the length is 3 centimeters. एक किडनी के अंदर रहता है, और rather एक नहीं होता है, किडनी के अंदर these small units are present which has the length of 3 centimeters and the diameter is 20 to 60 micrometers. So basically they are thin-walled coiled tubules which are lined by single layer of epithelial cells. अंदर से पूरा epithelial cells रहेगा lining. ठीक है, अलग अलग टाइप का रहेगा depending upon the site, वो मैं बोलता हूँ. And there are around 1 to 1.2 million nephrons in each kidney. So those many nephrons are present in one kidney. Like that, each nephron will have a length of 3 centimeters. Okay, so that is the basic structure or basic understanding of the nephron. Yes. क्या चाहिए मिनल आपको? सर लास्ट स्लाइड. ये इसमें क्या है? हो गया? हो गया? मिनल, मिनल सो गई. चलो ये सर, पॉइंट. हाँ, क्या आप इसके पहले के 2 स्लाइड दिखा सकते? कौन है? ऋतुजा. कौन सा स्लाइड चाहिए ऋतुजा? सर, नेफ्रॉन के पहले यूरेथ्रा का, ये इसके पहले वाला. ये हाँ सर. डन सर, थैंक यू. ये प्रेजेंट स्लाइड. सर वो जो ऊपर लिखा है प्रॉक्सिमल एंड इज ब्लाइंड, मतलब? ये कप शेप्ड है ना, किसी के साथ कनेक्शन है क्या इसका? नहीं. अकेला है ना, ऐसे ब्लाइंड मतलब यहाँ पे खत्म हो गया, देख इधर और इधर, इसके लिए उसको ब्लाइंड बोला. लेकिन ये ट्यूब नीचे देखो कंटिन्यू हो रहा है ये ट्यूब के साथ. हाँ. बस उसी के लिए उसको ब्लाइंड बोला गया है. सर ये डायग्राम निकालनी है? नहीं अभी नहीं निकालो, बाद में निकालो. Finished?
डन सर. Sir, wait for 1 minute. Yeah. Finished? Yes, sir. Chal. So that is the length of the nephron. Now, this is the typical structure of the nephron. This is how it looks like. So सबसे पहला now, अच्छा ये जो line draw की है ना, this is specifically to give us an idea about which part of the nephron is present in the cortex and which part is present in the medulla. So this region, ये वाला जो region होता है, that is present in the cortex, renal cortex, and this region is present in the renal medulla. मेडुला जो ट्रायंगुलर शेप्ड होते हैं ना, तो वो वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है. तो यहाँ पे ये नीचे वाला पार्ट, द स्ट्रक्चर विल बी प्रेजेंट इन द मेडुला. नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज नोन एज द बाउमन्स कैप्सूल. तो ये पूरा ऐसा कैप्सुलर स्ट्रक्चर है, सो दैट्स कॉल्ड एज द बाउमन्स कैप्सूल. Then we have the next important part here, that's called as proximal convoluted tubule, that is PCT. Okay, so this is called as the PCT. PCT will proximal इसके लिए because it is present near the Bowman's capsule. इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं proximal convoluted tubule. It continues with this U-shaped structure, a long tubule called as the Henle's loop. इसको हम लोग बोलते हैं Henle's loop और loop of Henle. Henle is the name of the scientist. ठीक है. और उसके बाद यहां से the urine will be flown through this particular tubule. Now यहाँ पे और convolutions आएंगे, तो उसको हमने नाम दिया है DCT, stands for distal convoluted tubule. Distal इसके लिए because it is away from the Bowman's capsule, इसके लिए उसको नाम दिया है distal convoluted tubule, DCT. DCT then ends with the collecting tubule. Collecting tubule end with the collecting duct. Collecting duct will open outside as duct of Bellini. करेक्ट. तो ये डक्ट ऑफ बेलिनी को अगर आप देखोगे तो कितने सारे नेफ्रॉन्स, ये कलेक्टिंग डक्ट को कितने सारे नेफ्रॉन्स अटैच्ड है. देखो, वन कलेक्टिंग डक्ट हैज अप्रोक्सीमेटली 20 नेफ्रॉन्स अटैच्ड. ओके, सो ऐसा ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर रहेगा. फाइन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन. सबको समझ रहा है ये? इसको ड्रॉ करके रखो अभी फटाफट, 3 मिनट में हो जाना चाहिए. वो हेनलेस लूप का पार्ट है. हेनलेस लूप में दिस वन, ये जो रहता है ना, दिस इज कॉल्ड एज द डिसेंडिंग लिम्ब. सर ग्लोमेरुलस क्या रहता है? ग्लोमेरुलस बोलता हूं ना मैं. ग्लोमेरुलस इज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. दिस इज नोन एज हेयरपिन बैंड. ओके, और ये वाला जो ऊपर की तरफ यूरिन को लेके जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब. असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. ठीक है.
सर आपने हेयरपिन बैंड के ऊपर जो लिखा है वो क्या है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग लिम्ब। सर वो वुमेन्स कैप्सूल के नीचे क्या है? क्या क्या? वुमेन्स कैप्सूल लिखा है ना, उसके नीचे क्या है? के नीचे क्या है मतलब ये नाम के नीचे? हाँ क्या है? सेम है? फिनिश्ड? सर ग्लोमेरुलस में नेटवर्क ऑफ आर्टरी रहता है ना? कैपिलरीज। कैपिलरी, हाँ सॉरी। ओके। ब्रेक क्यों चाहिए? यस, इजी है ड्रॉ करने के लिए। हो गया? अभी ब्रेक क्यों चाहिए? 20 मिनट ही बचा है अभी सिर्फ। व्हाई डू यू रिक्वायर ब्रेक? 5:30 बजे तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। या चलो, बड़बड़ मैं कर रहा हूं, थक तुम लोग गए। एनीवे, तो ये टिपिकल पार्ट्स आते हैं। नाउ द ब्लड सप्लाई। हाउ इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द एंटायर नेफ्रॉन? क्योंकि नेफ्रॉन का काम क्या होता है? नेफ्रॉन का काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। सो फ्रॉम द एओर्टा द रीनल आर्टरी विल एंटर इनसाइड द किडनी। ठीक है? Now this renal artery starts dividing into arterioles. Artery का क्या बनेगा? Arterioles. तो जैसे there is and each arteriole will start entering in single Bowman's capsule. Okay, so we call this arteriole as the afferent arteriole. Afferent, the one which is entering in, मतलब वो ब्लड को अंदर लेके जा रहा है। किधर लेके जा रहा है? Bowman's capsule के अंदर। Now naturally arteriole will divide to form what? Arteriole will divide to form the capillaries. So here inside the Bowman's capsule there will be network of blood capillaries called as the glomerulus. ठीक है? अभी कैपिलरी सारे रीजॉइन करके बनाते हैं वेन्यूल, लेकिन यहाँ पे रीजॉइन करके एक अलग स्ट्रक्चर बनता है कॉल्ड एज इफरेंट आर्टेरियोल। अच्छा, व्हाई इट इज कॉल्ड एज इफरेंट आर्टेरियोल? आर्टेरियोल इसके लिए क्योंकि ये इमीडिएटली डिवाइड करके बना देता है फिर से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। करेक्ट? So the blood will be carried through afferent arteriole into the glomerulus, and from glomerulus the blood will be carried out from the efferent arteriole. E for efferent, E for exit, ऐसा आप याद रख सकते हो। Efferent arteriole will immediately divide to form peritibular capillary network. Peri का मतलब आता है around, tubular मतलब this uriniferous tubule. So the network which is formed here around the tubule is known as peritubular capillary network. And then this peritubular capillary network around the loop of Henle is known as vasa recta. So this is basically network around loop of Henle. Okay. So the network which is present around the loop of Henle
will be known as the vasa recta. अब ये सारे कैपिलरीज, पेरिटिबुलर कैपिलरीज रीजॉइन करके, बोलता हूं रीजॉइन करके क्या बना देंगे, रीनल वेन्यूल, एंड रीनल वेन्यूल विल जॉइन टू द रीनल वेन. नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट. एफरेंट क्या कर रहा है, ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर लेके जा रहा है, बॉमन्स कैप्सूल के अंदर, तो ग्लोमेरुलस की तरफ लेकर जा रहा है. इफरेंट ब्लड को यहां से बाहर निकाल रहा है लाइक दिस. सो द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड लाइक दिस. गेट इन दिस. और उसका और भी डिफरेंस है, वो हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नॉट नाउ. बट दिस इज अ टिपिकल ब्लड सप्लाई टू द किडनीज. ओके, ब्लड सप्लाई समझ रहा है सबको? यस सर. चल, अब इसको कैसा लिखोगे? सर इसको भी ड्रॉ करना है. लाइन डायग्राम निकाल के अगर ड्रॉ कर सकते हो तो अच्छा है, लेकिन फास्ट करना पड़ेगा. फ्लो चार्ट जैसा तो ऐसा बोल रहा है मुझे कोई तो भी. बॉमन्स कैप्सूल का बहुत फंक्शन होता है प्रीति, अभी वही तो पढ़ना है अपने को. यस यस यस, देता हूं. अच्छा, यहाँ पे वी हैव दी एओर्टा. उसको पूछना आया है क्या? हाँ, प्रदीप भैया. फ्रॉम द हार्ट से ब्लड विल बी टेकन आउट बाय द एओर्टा. एओर्टा विल गिव राइज टू रीनल आर्टरी. आर आर्टरी मतलब रीनल आर्टरी. Renal artery will enter inside the kidney to form renal arteriole. Renal arteriole will further divide. मतलब सॉरी, अभी renal arteriole की जगह ना हम लोग डायरेक्टली क्या लिखते हैं, afferent arteriole, क्योंकि it is entering inside the Bowman's capsule. तो डबल फिर आपका कंफ्यूजन नहीं होगा. Okay, so what we can write here is, we can write here as afferent arteriole. Afferent arteriole किधर जाएगा? Will enter in the Bowman's capsule. Afferent arteriole will further divide to form glomerulus. Right? Glomerulus से फिर से artery बाहर आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call this as efferent arteriole. Efferent arteriole will further divide, फिर से divide हो जाएगा, so it's going to form peritibular network. ठीक है. अच्छा, peritibular network will further, peritibular network present divide rather form around a loop of Henle is known as vasa recta. ठीक है, so it's called as the vasa recta. और उसके बाद then this vasa recta will rejoin to form what? Renal venule. Renal venule will join to form renal vein. Renal vein will enter in the vena cava, and vena cava releases blood again into the. ठीक है, तो ऐसा ये पूरा ब्लड फ्लो रहेगा. समझा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ एक मिनट. क्या हुआ? नो सर क्या? प्रिया
ये लो लास्ट स्लाइड। हाँ, लास्ट लेक्चर में किया था ना हमने, ये फिर से हो गया। Yes. चलो ठीक है, फिर से रिपीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, so this is the blood supply of the kidney. So that is how blood will be supplied to the kidney, and this helps in filtration of the blood. और जब blood का filtration होता है तो then it helps in formation of the urine. Okay, now we have a structure here which is present at the beginning of the renal tubule. So that's called as the Bowman's capsule. और Bowman's capsule के अंदर होता है glomerulus. Glomerulus is what? It's a tuft of capillary network. How many capillaries are present here? Approximately 50 capillaries. Okay, tuft मतलब गोला. So 50 capillary networks का एक छोटा सा tuft बन जाता है. That's called as the glomerulus. And together ये दोनों मिलकर एक structure बना देते हैं called as Malpighian body or renal corpuscle, or also called as Pygmalion corpuscle. Okay, so it is known as the Malpighian body. Malpighi नाम के scientist के नाम से ये discovered है. So Malpighian body, or also called as Pygmalion corpuscle, right? So this is the name of the Malpighian body. Okay, तो ये कहीं तो भी आप थोड़ा सा आजू बाजू में लिख के रखो, वेरी इंपॉर्टेंट. Done? Yes, sir. So ये हो गया हमारा Malpighian body. Now this entire structure is a nephron, or also known as the rather the पूरा structure nephron रहेगा, और यहाँ पे एक छोटा सा collecting duct आता है. बराबर है, हम लोगों ने अब तक collecting tubule rather not duct, collecting tubule नहीं देखा था. So nephron along with the collecting tubule will be called as uriniferous tubule. मतलब ये पूरे tubule को हम लोग क्या बोलेंगे? Uriniferous tubule. And all these collecting tubule will join to this bigger duct. So this is known as the collecting duct. तो इसको नाम दिया गया है collecting duct. The one which collects the final urine, which is then released out through the urethra. ठीक है? So all these collecting ducts will eventually turn into, or will start forming the duct of Bellini. Duct of Bellini will open into the minor calyx. Minor calyx से जाएगा major calyx. Major calyx से renal pelvis. Renal pelvis से ureter. Ureter से urinary bladder. Urinary bladder से urethra. Urethra से बाहर. So that is how the flow of the urine will take place here. समझ में आ रहा है? ठीक है? So ये हो गया हमारा typical structure of the nephron. अभी हम लोगों को ना ये एक एक करके पढ़ना पड़ेगा. So this is a structure known as the Malpighian corpuscle, or also called as Malpighian body or renal corpuscle. अभी इसका structure क्या होता है? Now Malpighian corpuscle will be made up of two structures. One is known as the Bowman's capsule, right? And the other one is known as the glomerulus. Uriniferous tubule, Sanjivani, is the nephron, मतलब ये वाला nephron along with this collecting duct, tubule. Nephron और collecting tubule को मिलकर बनता है आपका uriniferous tubule, and all these uriniferous tubules will join to the collecting duct. तो ये इस तरीके से collecting duct को सारे uriniferous tubules join हो रहे हैं. ठीक है संजीवनी? हेलो, हाँ, चलो, good, fine. So now, if we observe the Malpighian body or renal corpuscle, then this has two parts. One is known as the Bowman's capsule, and the other one is known as the glomerulus. अभी Bowman's capsule को भी ना दो layers आते हैं. ठीक है? There will be internal and there will be external. So it's a double-walled, cup-shaped, cup-like blind end. कप जैसा दिखता है, मतलब ये ऐसा दिखेगा आपको, like this.
ओके, सो इट इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डबल वॉल. डबल वॉल इसके लिए क्योंकि उसको अंदर की तरफ एक वॉल दिखेगा और बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वन वॉल लाइक दिस, ओके, और ये बाहर का वॉल है लाइक दिस, और ये दोनों वॉल के बीच में यहाँ पे ये स्पेस बन जाता है. तो दिस इज आउटर वॉल नोन एज द पैराइटल लेयर which is made up of squamous epithelium. जो बाहर का लेयर होता है that is squamous epithelium, and the one which is the inner wall. एक मिनट, हाँ, और यहाँ पे ये जो इनर वॉल होता है जो अंदर की तरफ होता है somewhere here in this region. So this is basically made up of what? This is made up of, that's called as a visceral layer, made up of specialized epithelial cells known as the podocytes. Okay, podocytes इसके लिए because these epithelial cells will have small leg-like structures like this. पोड़ा का मीनिंग आता है leg, तो ऐसे पैर की तरह स्ट्रक्चर दिखते हैं, इसके लिए उसको नाम दिया है पोडोसाइट्स. ओके, एंड बिटवीन द पैराइटल लेयर and the visceral layer we are going to have a space, so that is known as Bowman space, which contains the primary urine. इसके लिए उसको बोला गया है urinary space. ठीक है, जो प्राइमरी यूरिन बनता है, जो सबसे पहला यूरिन बनता है, वो यहाँ पे ये स्पेस में बनेगा. And as it helps in formation or accumulation of the primary urine, इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं urinary space, or it is also known as the Bowman space. Why? Because it is present in the Bowman's capsule. Okay, अब ये पोडोसाइट्स क्या होते हैं, इसका काम क्या होता है, why they are called as पोडोसाइट्स, या उनको ऐसे लेग जैसे स्ट्रक्चर्स क्यों आते हैं, that we need to understand. तो वो कब पढ़ेंगे? At the time we are going to understand the actual function कि ये क्या काम करता है. ओके, पहले तो हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर कोणत्या बर 6:30 पर्यंत. इनर लेयर इज ऑन ग्लोमेरुलस. नहीं नहीं नहीं, ये ग्लोमेरुलस का ही लेयर है. फिर से देखो, ये अंदर का लेयर है, दिस इज नोन एज पोडोसाइट. ओके, फिर ये बाहर का लेयर है, दिस इज नोन एज व्हाट? विसरल लेयर. स्क्वैमस एपिथेलियम का बनता है, करेक्ट. और ये दोनों लेयर के बीच में यहाँ पे ये स्पेस बन गया ना, तो ये स्पेस को क्या नाम दिया है? दिस स्पेस इज कॉल्ड एज यूरिनरी स्पेस और बॉमन स्पेस. आर यू गेटिंग दिस? हेलो श्रावणी, समझा? सर तो वो जो स्लाइड में इनर का एरो दिखाया है वो गलत जगह पे दिखाया है क्या? इधर इनर का एरो, अरे वो दिख ही नहीं रहा है क्योंकि उसके ऊपर क्या है? ग्लोमेरुलस है ना, कैपिलरीज है. इसके लिए मैंने वो निकाला है, देखो ब्लू कलर से. वो दिखेगा ही नहीं ना क्योंकि उसके ऊपर ये आ गया है, यानी टफ कैपिलरी नेटवर्क दिखा है उन्होंने. गेट इन दिस? लेकिन समवेयर हियर दैट इनर लेयर विल बी प्रेजेंट, जो ये कैपिलरीज के पीछे है, ऐसा समझ के चलो. आर यू गेटिंग दिस? हाँ, ठीक है. Bowman's capsule clear? Yes or no? Yes, sir. Okay, so next is known as the glomerulus. Now what is glomerulus? Glomerulus is nothing but the tuft of capillaries. कितना capillaries रहता है? Around 50 capillaries are present in this. मतलब ये afferent arteriole है और ये efferent arteriole है. Okay? और ये दोनों आर्टेरियोल के बीच में ये पूरा ऐसा नेटवर्क होता है कैपिलरीज का. सो दिस इज नोन एज टफ्ट ऑफ कैपिलरी नेटवर्क. ये क्रॉस सेक्शन लिया गया है, ठीक है, विच इज फॉर्म बाय ऑफ कोर्स एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल. एंड द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल अगर आप देखोगे तो इट इज बिगर एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल. तो दोनों के डायमीटर में थोड़ा सा फर्क आपको दिखेगा. That is very important क्योंकि is difference in, because of this difference in diameter, the blood will be under high pressure in the glomerulus. मतलब कैपिलरीज में ब्लड का प्रेशर इतना बढ़ जाता है that the natural mechanism of filtration will take place. मतलब ब्लड में से जितने भी substances है वो सारे के सारे ये बॉमन स्पेस में जाना चालू हो जाएंगे. और वो सारे कैसे बाहर आएंगे? तो ग्लोमेरुलस here
दस ग्लोमेरुलस इज व्हाट? कैपिलरीज. कैपिलरीज का जो वॉल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज व्हाट? एंडोथेलियम. ओके. और ये सपोज कैपिलरी का वॉल है जो एंडोथेलियम का बना हुआ है, तो ये कैपिलरीज को बहुत सारे ऐसे पोर्स होते हैं, बराबर है? मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया है. So the pores which are present here on the capillaries, these pores are called as the slits, or they are also known as the fenestrae. Correct? And it is said, yes, correct, Aman. So it is said that the slits or fenestrae in the glomerulus are almost 300 times more than normal any other capillary. यानी हमारे बॉडी में जितने भी कैपिलरीज है उससे ऑलमोस्ट 300 टाइम्स मोर स्लिट्स और पोर्स ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में होता है. समझ में आ रहा है? ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोमेरुलस. कुछ डाउट्स अभी इसमें? नो सर. हाँ, पूरा स्ट्रक्चर. अभी हम लोगों को टिब्यूल का भी पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम लोग इसका फंक्शन पढ़ेंगे. राइट. सो अभी तक हम लोगों ने माल्फिगियन बॉडी या फिर माल्फिगियन कॉर्पोसेल का ही स्ट्रक्चर पढ़ा है, विच इज मेड अप ऑफ बॉम्बन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. फाइन. यस सर. गुड. सबका हो गया लिख के? सर इसके पहले वाला भी चाहिए. इसके पहले वाला ये वाला चाहिए? हो गया? डन. हेलो. चलो हो गया. नेक्स्ट स्लाइड. ये नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू सर. यस. पेरी पैराइटल और विसरल के बीच में गैप नहीं होगा क्या? मतलब पैराइटल और विसरल, ये पैराइटल लेयर है ये वाला, और यहाँ पे अंदर विसरल लेयर है ऐसा, तो दोनों के बीच में गैप ही है ना. करेक्ट. अमन? हाँ चलो हो गया. डन. सबका हो गया लिख के? Yes, sir. चलो हम लोग अभी यहाँ पे रुकते हैं. हाँ, हाँ, बाकी का बचा हुआ पार्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम लेंगे. ओके. जिनका हो गया लिख के वो लोग मीटिंग से जा सकते हैं. बाय बाय. थैंक यू. सी यू. बाय. Thank you, sir. बाय सर. Thank you, थैंक sir. यू सर. बाय बाय बाय. सर हाँ. मुझे एक डाउट था. जो किडनी में ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड रहता है क्या डीऑक्सीजनेटेड? तुझे क्या लगता है ब्लड कहाँ से आ रहा है किडनी के अंदर? डीऑक्सीजनेटेड होगा सर. किडनी के अंदर ब्लड कहाँ से जा रहा है? अरे हाँ. आर्टरी ना. हाँ यस. और आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड. गुड. चलो बाय. बाय सर. थैंक यू सर. गुड नाइट. गुड नाइट.